नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। गुप्त वंश की उत्पत्ति और उसकी स्थापना का अध्ययन करते हुए अपने आज के वीडियो में हम गुप्त वंश के एक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब यह जान लीजिए कि अपनी पिछली वीडियो में हम गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, घटोत्कच और गुप्त वंश के प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अपने उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त वंश के एक अन्य महान शासक समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, और चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपने ही जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और स्वयं को राजकाज से अलग कर लिया था। आपको पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम समुद्रगुप्त नहीं था, बल्कि इनका वास्तविक नाम कच्छ था। लेकिन समुद्रगुप्त के पराक्रम, उनके युद्ध अभियानों में प्राप्त हुई विजय को संकेत करते हुए इन्होंने अपना नाम समुद्रगुप्त धारण किया, और समुद्रगुप्त की इन्हीं सफलताओं के आधार पर ही विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा था। विश्व के इतिहास में आप सबने नेपोलियन का नाम तो सुना ही होगा। तो नेपोलियन ने जिस प्रकार पश्चिमी देशों में अपनी विजय और अपनी सफलता को दुनिया के सामने प्रकट किया था, ठीक उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भी अपने कारनामे दिखाए। इसीलिए विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त अनेकों उपाधियां भी धारण कर चुका था, जैसे परम भागवत, समरसत, कविराज और अश्वमेध पराक्रम। ये कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां थीं जो कि समुद्रगुप्त के द्वारा धारण की गई थीं। समुद्रगुप्त के एक राज दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिशेन। इन्होंने संस्कृत भाषा में इलाहाबाद के प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त के संबंध में एक लेख लिखा है, समुद्रगुप्त की प्रशंसा करते हुए, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के अभियानों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है दक्षिण भारत के लिए अभियान, जिसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं के विरुद्ध अभियान किया था और उन्हें जीता, और बड़ी मात्रा में धनराशि लेकर फिर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। इसे समुद्रगुप्त की ग्रहणा मोक्षानुग्रह नीति या धर्म विजय नीति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है आर्यव्रत के राजाओं के विरुद्ध समुद्रगुप्त का अभियान। इसे प्रस्बोधरण नीति के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा अभियान है वनवासी असभ्य जनजातियों के विरुद्ध अभियान, और चौथा है सीमावर्ती राज्यों के विरुद्ध अभियान। तो ये 4 महत्वपूर्ण अभियानों की चर्चा हरिशेन ने अपने प्रयाग प्रशस्ति में की है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि समुद्रगुप्त ने अपनी विजय यात्रा के बाद, मतलब जब उसकी इच्छा पूरी हो गई, सभी आसपास के क्षेत्रों को जीत की, तो उसके बाद उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, और अश्वमेध यज्ञ करवाने के बाद ही उन्होंने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की, जिसकी चर्चा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने अपने पूना अभिलेख में की है। हालांकि इस अश्वमेध यज्ञ की चर्चा हरिशेन ने अपने प्रयाग प्रशस्ति में नहीं की है। समुद्रगुप्त धार्मिक रूप से तो वैष्णव धर्म का उपासक था, या कहीं भगवान विष्णु का उपासक था, और उसके समय में बुद्ध विद्वान
वसुबंधु समुद्रगुप्त का एक मंत्री था। इस बात से हमें पता चलता है कि जहाँ एक तरफ समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था, वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म को मानने वालों का भी पर्याप्त मात्रा में सम्मान करता था। मतलब समुद्रगुप्त के समय में शासन व्यवस्था के अंतर्गत धार्मिक चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता था। इसका मतलब है कि समुद्रगुप्त के समय में शासन व्यवस्था धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पर काम करती थी। आपको पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी कराईं, या कहें 6 तरह के सोने के सिक्के जारी कराए थे। समुद्रगुप्त वैसे तो वीणा बजाने में काफ़ी दक्ष था, इसीलिए वीणा धारक या कहें वीणा बजाते हुए भी उसने सिक्के जारी करवाए। तो साथ ही गरुड़, धनुर्धर, पाशु, अश्वमेध आदि प्रकार के सिक्के भी समुद्रगुप्त के द्वारा जारी कराए गए थे। अंत में आप सबको बस यह पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने जो संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति लिखा है, उसमें समुद्रगुप्त के ना तो अश्वमेध की चर्चा की गई है और ना ही समुद्रगुप्त की मृत्यु की चर्चा की गई है। हाँ, इसमें समुद्रगुप्त के पूर्वजों का उल्लेख अवश्य किया गया है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध विभिन्न समय के राजवंशों के साथ भी है। जैसे इसका संबंध मौर्य वंश के शासक अशोक से भी है, समुद्रगुप्त से तो इसका संबंध है ही। साथ ही साथ इस प्रयाग प्रशस्ति या कहें इलाहाबाद का जो अभिलेख है, इसका संबंध मुगल समय में अकबर और जहांगीर से भी है। साथ ही साथ इस प्रयाग प्रशस्ति में बीरबल के लेख भी मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में समुद्रगुप्त से संबंधित इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त वंश के एक अन्य महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। थैंक यू।